कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। रात का समय एक होटल। अतिमा ने गाड़ी होटल के बाहर रोकी और कानों में ब्लूटूथ लगा लिया। उसने अपने बालों से उसे ढक लिया। कबीर की आवाज़ आई, आर यू श्योर कि तुम अकेले कर लोगी? आई मीन हम दोनों यहाँ पहले बैठे हैं। आरो की आवाज़ आई, हाँ तुमने यहाँ बिठा दिया है। आदिमा ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, फिलहाल के लिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए शांत बैठे रहोगे वहाँ पर जब तक मैं नहीं कहती, समझी तुम? इतना कहकर वो अंदर की तरफ बढ़ गई। उसने अंदर जाकर इधर उधर नज़र दौड़ाई तो वहाँ पर एक तरफ वरुण एक लड़की के साथ चिपका पड़ा था, तो उसे किस किए जा रहा था। आदिमा ने कहा, भगवान भी उन्हीं को सब देता है जिनके पास ना कद्र होती है न संभालने की औकात। इतना कहकर वो आगे बढ़ी ही थी कि झटके से रुक गई। एक करीब 20 साल की लड़की आई और उसने वरुण को अपनी तरफ पलटा। वरुण चौंक उठा। लड़की ने वरुण से सीधा झगड़ा करना शुरू कर दिया। अतिमा ने हैरानी से कहा, वैशाली? आरो की आवाज़ आई, कौन वैशाली? अतिमा ने कहा, धनुष की छोटी बहन। लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है और वरुण के साथ? डोंट टेल मी कि सी इज़ डेटिंग हिम। कबीरा की आवाज़ आई, लेकिन जितना मुझे पता है धनुष की बहन उससे बहुत छोटी है। अतिमा ने कुछ नहीं कहा और सामने देखती रही। वरुण शायद चिढ़ चुका था। वैशाली ने कुछ कहते हुए उसे धक्का दे दिया। वरुण को गुस्सा आ गया। उसने वैशाली पर हाथ उठाना चाहा। वैशाली की आंखें भी बड़ी हुई, लेकिन इसी के साथ किसी ने वरुण का हाथ पकड़ा और पीठ की तरफ पूरा मरोड़ दिया। वरुण चीख पड़ा और वैशाली ने दूसरी तरफ देखा। अतिमा वरुण के पीछे खड़ी थी। उसने वरुण का हाथ कसकर पकड़ रखा था। वरुण ने भी अतिमा की तरफ देखा और कहा, अतिमा। अतिमा ने उसे झटका देकर छोड़ दिया तो वो नीचे जा गिरा। वैशाली ने अतिमा की तरफ देखा तो अतिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वरुण उठ खड़ा हुआ और उसने तेज आवाज में कहा, हाउ डेयर यू? अतिमा ने तेज आवाज में कहा, हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बाहल ग्रुप की इकलौती बेटी पर हाथ उठाने की? तुम जानते भी होगे कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। तुम चाहते हो कि मैं करूं इस बारे में कुछ? वरुण ने इधर उधर देखा तो सब लोग उस तरफ देख रहे थे। उसने अदिमा की तरफ देखा फिर कहा, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। इतना कहकर वो वहां से तेजी से चला गया। अदिमा ने वैशाली की तरफ देखा, फिर सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो एक बेंच पर बैठी हुई थी। अदिमा आई और उसने वैशाली को पानी की बोतल दी। वैशाली ने वो बोतल ले ली। अदिमा भी उसकी बगल में बैठ गई। उसने कहा, तुम ठीक हो? वैशाली ने हाँ में सिर हिला दिया। अदिमा ने कहा, तुम वरुण को डेट कर रही हो? वैशाली ने हल्के से हाँ में सिर हिला दिया। अदिमा ने कहा, वो तुमसे करीब 10-12 साल बड़ा है। वैशाली ने उसकी तरफ देखा तो अदिमा ने कहा, यस आई नो, प्यार उम्र नहीं देखता पर किरदार को तो देखता है ना। वैशाली ने कुछ नहीं कहा और फिर सिर झुका लिया। अदमा ने एक गहरी सांस ली फिर कहा, आई नो दैट यू हेट मी सो मच, बट कांट यू जस्ट लिसन मी दिस वंस? अगर मुकेश सर और धनुष सर को पता चल गया तो शायद वो तुम्हें किसी अमीर फैमिली की बहू बना देंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैशाली, फिर तुम क्यों इतनी केयरलेस बन रही हो? वैशाली ने हाथों में चेहरा छुपाया और रोना शुरू कर दिया। अतिमा ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके सिर पर हाथ फिराना शुरू कर दिया। अतिमा ने कहा, यू कैन टॉक मी टू, डोंट वरी। वैशाली ने उसकी तरफ देखा फिर कहा, तुम भी तो जाकर पापा और भाई को बता दोगी? अतिमा ने कहा, अगर मुझे बताना ही होता तो मैं बहुत पहले बहुत कुछ बता सकती थी। साहे सर ने मुझे तुम पर तुम्हारी सेफ्टी के लिए नज़र रखने के लिए कहा था, ना कि तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करने के लिए। इसलिए तुम पेंटिंग करती हो, इस बारे में मुझे ही पता है बस, और किसी और को नहीं। वैशाली ने उसकी तरफ देखा तो अदिमा ने सामने की तरफ देखा और कहा, तुम अभी बहुत छोटी हो वैशाली, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी है। प्यार जिंदगी का एक हिस्सा हो सकता है मगर जिंदगी नहीं। बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो ये सोचते हैं कि खुद को बर्बाद करने वो दूसरों को बुरा फील करवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती तो बर्बाद होने से क्या रुकेगी। इसलिए अगर किसी को बुरा फील करवाना है तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि सामने वाला तुम्हें देखकर रिग्रेट फील करे। वैशाली ने आंसू पोंछे और कहा, मैं क्या चाहती हूँ मुझे खुद नहीं पता।
मुझे लगा था कि वरुण मुझसे, लेकिन भाई और पापा की तरह उसे भी मेरी कोई परवाह नहीं है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, किसके पास, और क्या करूं वरुण को भुलाने के लिए? आतिमा ने कहा, पेंटिंग करो। जब भी तुम गुस्सा होती हो तो पेंटिंग करती हो ना। तुम्हारी मॉम की तरह तुम्हारी पेंटिंग भी खूबसूरत है। वैशाली ने हैरानी से देखा और कहा, तुम जानती होगी मेरी माँ को? आतिमा ने कहा, हाँ, मैं पीआर हेड हूँ। तो ये तुम्हारे डैड ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है कि जिन लोगों से खतरा है बहाल ग्रुप को, उन्हें बहाल ग्रुप से दूर रखा जाए। हालांकि तुम्हारी माँ से कभी कोई खतरा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे नज़र बनाए रखने के लिए ऑर्डर है। वैशाली ने, कहाँ है वो? आदिमा ने कहा, नैनीताल में एक सीनियर हाई स्कूल में ड्राइंग टीचर है। साथ ही फ्री टाइम में बच्चों को पेंटिंग सिखाती हैं। इतना कहकर उसने वैशाली की तरफ देखा, कहा, मिलना चाहोगी उसे? वैशाली ने कहा, नहीं, वो मुझे छोड़कर चली गई थी। अदवा ने कहा, कोर्ट के ऑर्डर थे कि वो अपने बच्चों से नहीं मिल सकती है, इसलिए वो तुमसे कभी नहीं मिल पाई। वैशाली ने उसकी तरफ देखा और कहा, माँ को कोर्ट के ऑर्डर? अदिमा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, धनुष सर ये बात जानते हैं, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तुम उनसे मिलना चाहो तो मिल सकती हो। यू आर एन एडल्ट नाउ। वैशाली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, सच में? आदिमा ने अपना फ़ोन निकाला और फिर एक नंबर पर कॉल की। जैसे ही कॉल पिक हुई उसने वैशाली को फ़ोन दिया और कहा, बात करना चाहोगी? वैशाली ने उसकी तरफ देखा और फिर फ़ोन ले लिया। आदिमा ने उठाते हुए कहा, बात कर लो, मैं दूसरी तरफ जा रही हूँ। इतना कहकर वो उठकर दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद अतिमा और वैशाली कार के पास आकर खड़ी हो गई। अतिमा ने कहा, वापस अपने हॉस्टल जाओ और मैं तुम्हें नैनीताल भेजने की तैयारी करती हूँ। वैशाली ने कहा, पापा को कुछ पता चल गया तो? अतिमा ने कहा, डोंट वरी, आज तक मैं बहुत से ट्रिप ऑर्गेनाइज कर चुकी हूँ, इसलिए मुकेश सर नहीं पूछेंगे। रही बात वरुण की, तो मैं वो भी संभाल लूँगी, बस दोबारा इस चक्कर में नहीं पड़ना। वैशाली मुस्कुराती उसने कहा, आदिमा दी। आदिमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वैशाली ने बाजू फैलाकर कहा, कैन आई हग यू? आदिमा ने एकदम पीछे हटते हुए कहा, नो। वैशाली ने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो आदिमा ने कहा, आई हेट हग्स, जस्ट लीव ऑलरेडी। वैशाली ने मुंह बना लिया और फिर बाय करके चली गई। आदिमा ने जाती हुई गाड़ी को एक पल के लिए देखा और फिर नामे सिर हिला दिया। रात का समय, आदिमा का घर। अतिमा, आरो और कबीर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। अतिमा जब से आई थी तब से टेबल पर अपना सिर धीरे धीरे मार रही थी। कबीर ने कहा, तुम क्यों तब से टेबल पर अपना सिर मार रही हो? माना कि वो बोल नहीं सकता, लेकिन अपना सिर देख, हथौड़े से ज़्यादा सख्त है, लग रही हो उसको। आरो ने कहा, बिल्कुल, ये तो वैशाली और वरुण के बीच पड़ने से पहले सोचना चाहिए था। आप टेबल पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? अदिमा उठ बैठी। उसने अपने बालों को पूरी तरह से बिखरा दिया और कहा, व्हाट द हेल वाज आई थिंकिंग? कबीर ने कहा, कहाँ तुम वरुण को अपनी साइड करने गई थी और कहाँ उसकी बैड साइड में आ गई? अदिमा ने दोनों को घूर कर देखा तो दोनों चुप हो गए। अदिमा ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, कुछ और सोचूंगी मैं। वैसे भी वैशाली पर हाथ उठाने जा रहा था। आई कुडंट होल्ड इट बैक। आरो ने अपना रूबिक क्यूब घुमाते हुए कहा, तुम कहो तो मैं कुछ करूं? आदिमा ने कहा, नहीं, फिलहाल के लिए चीज़ें जैसी हैं वैसे चलने दो, मैं कुछ फिगर आउट कर लूँगी। कबीर और आरो ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर नामे सिर हिला दिया। सुबह का समय, बहाल ग्रुप। अद्रिमा ऋषि को कुछ समझा रही थी कि तभी रितबा और धनुष साथ में आए। अद्रिमा ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, ऋषि, सारी तैयारी हो जानी चाहिए, मुझे कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। ऋषि ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर दूसरी तरफ चला गया। अतिमा रितवा और धनुष के पास आकर खड़ी हो गई। धनुष ने थोड़ी चिढ़ के साथ कहा, क्यों बुलाया है अतिमा? इतनी सुबह क्या काम है तुम्हें? अतिमा ने कहा, सर, आपको तो पता ही है कि कल बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है, तो आप दोनों को कल के लिए बहुत अच्छे से तैयार होना है। स्मिता मैम की सख्त इंस्ट्रक्शन है। धनुष ने हल्के से कहा, सब इसके लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? तभी पीछे से आवाज आई, धनुष। तीनों पलटे तो वरुण वहां पर आया। उसने एक सरसरी नजर अदिमा पर डाली। अदिमा ने उसे घूर कर देखा। रितवा ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वरुण ने कहा, सहाय अंकल ने बुलाया था, इवेंट को लेकर कुछ डिस्कस करना था। धनुष ने अपनी जेब में हाथ डाले और कहा, सहाय अंकल का बस चले तो वो कल ही फेरे डलवा दे। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। अतिमा भी उसके पीछे चली गई। रिद्दबा ने वरुण की तरफ देखा तो वो सिर झटक कर आगे बढ़ गया। रिद्दबा ने सोचा, इसे क्या हुआ?
इतना सोचते हुए वो भी आगे बढ़ गई। वहाँ पर एक कमरा था जहाँ काफ़ी सारी पोशाकें रखी हुई थी। सहाय सर भी वहीं पर थे। वरुण उनकी तरफ चला गया, जबकि आदिमा रितवा को कपड़े दिखाने लगी। ऋषि ने धनुष को संभाल लिया, लेकिन जब भी वो कोई कपड़ा धनुष को पहनने के लिए देता, धनुष उसे ऐसे घूरता कि बेचारे की सांस रुक जाती। थोड़ी देर बाद सभी एक एक करके बाहर की तरफ बने कमरे में चले गए, जहाँ डिजाइनर उन लोगों का इंतजार कर रही थी। अदिमा इसी बीच एक और अंदर की तरफ बने कमरे में चली गई और वहाँ पर वो कुछ सामान निकालने लगी। तभी दरवाजे की आवाज़ आई और वो पलट गई। उसने देखा तो वरुण आया है। वरुण ने दरवाजे की कड़ी लगा दी। उसने फिर अतिमा की तरफ देखा। अतिमा ने काले रंग की शर्ट के साथ ग्रे रंग की पैंट पहन रखी थी। उसके बालों की ऊंची पोनी बनी हुई थी। वरुण के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम इतनी बुरी भी नहीं दिखती हो। अतिमा ने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? वरुण ने कहा, तुम्हें। तुम तो सीधा आपसे तुम पर आ गई। अतिमा ने उसकी तरफ देखा ही था कि वरुण एकदम से उसके पास आ गया। उसने अतिमा की ठुड्डी को कसकर पकड़ लिया और फिर कहा, लिसन हेयर यू आर। कल जो कुछ भी तुमने देखा वो अपने तक रखना। मैं तुम्हें कुछ कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुम यहाँ की पीआर हो। नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता चुका होता। आत्मा ने उसका हाथ हटाया और कहा, मुझे धमकी देने से पहले खुद का सोच लो कि तुम्हारा क्या होगा। अगर धनुष सर को पता चल गया कि तुमने वैशाली के साथ, क्या होगा तुम्हारा फिर? वरुण ने कहा, रियली? तुम्हें लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। वैशाली की शादी हो जाएगी मुझसे या फिर किसी और अमीर लड़के से। वो बेटी नहीं, सिर्फ एक जरिया है बिजनेस को बढ़ाने का। आदिमा ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, बास्टर्ड। वरुण ने उसका गला पकड़ लिया और कहा, क्या कहा तुमने? इससे पहले कि आदिमा कुछ कहती, दरवाजे पर दस्तक हुई। ऋषि की आवाज़ आई, आदिमा मैडम, आप यहाँ पर हैं क्या? वरुण ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर आदिमा को छोड़ दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, आप खुद सोचो, मैं और तुम जब एक बंद कमरे से निकलेंगे तो लोग किस पर सवाल उठाएंगे? इतना कहकर वो जाने के लिए पलट गया। तभी अचानक अतिमा ने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन तोड़ दिए और अपने बाल खोल दिए। उसने एकदम से वरुण को पीछे खींचा। वरुण की आंखें बड़ी हो गई। अतिमा ने तेज आवाज में कहा, नो वरुण सर, लीव मी प्लीज। वरुण हैरान रह गया। वहीं ऋषि चौंक उठा। उसने एकदम से दरवाजा खटखटाते हुए कहा, मैम, अतिमा मैम। अतिमा की आवाज़ फिर से आई, प्लीज़ स्टॉप वरुण सर, प्लीज़ लीव मी। ऋषि जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लगा और अतिमा को आवाज़ें देने लगा। शोर सुनकर सब वहाँ पर आ गए। धनुष ने ऋषि से पूछा, क्या हुआ? ऋषि ने कहा, सर, अतिमा मैम, वो अंदर वरुण सर, पता नहीं उसके साथ। इतना सुनना था कि धनुष ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला। धनुष ने एकदम से कहा, पीछे हटो। सब पीछे हट गए। धनुष ने दरवाजे को एक किक मारी और दरवाजा तोड़ दिया। अंदर अदिमा नीचे गिरी हुई थी और वरुण हक्का बक्का खड़ा था। अदिमा के माथे पर चोट आ चुकी थी। रितवा भी चौंक उठी। उसने एकदम से जाकर अदिमा को उठाया। धनुष ने वरुण की तरफ देखा। वरुण ने कहा, मेरी मेरी बात सुन धनुष, ऐसा कुछ भी नहीं है। धनुष बिना कुछ कहे आगे आया और उसने वरुण को एक पंच मार दिया। वरुण लड़खड़ा कर गिर गया। धनुष ने उस पर लात घूंसों की बारिश कर दी। सहाय ने अपने आदमियों को इशारा किया। थोड़ी उन्होंने धनुष को खींचकर पीछे किया। धनुष ने चीखते हुए कहा, आई विल किल यू बास्टर्ड, आई विल किल यू। वरुण हाँफते हुए उठा और उसने एकदम से धनुष पर हमला कर दिया। ऋषि वगैरह ने उसे पकड़ लिया तो धनुष चीखते हुए कहने लगा, साले, लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया तूने? मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू खुद को समझता क्या है? मैं बर्बाद कर दूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। सहाय ने इशारा किया तो वो लोग वरुण को खींचते हुए बाहर ले गए। धनुष ने झटका देकर खुद को छुड़ाया और फिर अदिमा के पास जाकर कहा, तुम ठीक हो? अदिमा ने हाँ में सिर हिला दिया। रितबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अदिमा ने सिर झुका लिया, लेकिन इसी के साथ उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। रात का समय, धनुष का घर। धनुष फोन पर बात कर रहा था। उसने कहा, अदिमा, आर यू श्योर कि तुम उसकी रिपोर्ट नहीं करना चाहती हो? ये एक बहुत बड़ा मैटर है। अदिमा ने कहा, नहीं सर, मैं नहीं चाहती कि कल इतनी बड़ी अनाउंसमेंट से पहले कोई भी गड़बड़ हो। धनुष ने कहा, मैंने और रितवा ने कहा ना तुमसे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अदिमा ने कहा, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, आप चिंता ना करें। धनुष ने कहा, ओके, कुछ होगा तो बताना मुझे। अदिमा ने कहा, जी सर, थैंक यू। धनुष ने फ़ोन काट दिया। अदिमा कॉल काट कर पलटी तो वो एक होटल के बाहर खड़ी थी। ये वही होटल था जहाँ पर कल इवेंट होने वाला था।
आदिमा वहां खड़ी एक गाड़ी के पास गई और खुली खिड़की के शीशे पर बाजू टिकाकर अंदर देखने लगी। अंदर वरुण बेहोश पड़ा हुआ था। आदिमा ने कहा, कितनी पिलाई तुमने उसे? आरव आया। उसने कहा, ज्यादा नहीं, क्लब में मिल गया था जहां तुमने बताया था, लेकिन गाड़ी में डालने में बहुत दिक्कत हुई इसे। खैर, कल सुबह तक होश आ जाएगा इसे। आदिमा ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी कबीर वहां पर आया। कबीर, आदिमा और आरव तीनों ने काले रंग की जैकेट के साथ काले रंग की कैप पहन रखी थी। कबीर ने कहा, काम हो गया? आदिमा ने कहा, सीसीटीवी कैमरा वाला कमरा, वहां अच्छे से सामान रख दिया ना तुमने? कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया। आदिमा ने कहा, सरप्राइज इवेंट, इसके चक्कर में पूरा होटल खाली है, लेकिन कल खबर आएगी कि इवेंट ऑर्गेनाइजर ने खुद से सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना कहकर उसने वरुण की तरफ देखा। आरव ने कहा, तो शुरू करें? आदिमा ने कहा, बिल्कुल। कबीर ने सिगरेट सुलगा दी। आरव ने एक माचिस की तीली से उसकी सिगरेट सुलगा दी और फिर तीली दूसरी तरफ फेंक दी। एकदम से वो पूरा रास्ता जल उठा और देखते ही देखते पूरे होटल को आग लग गई। पूरा होटल धूं धूं करके जलने लगा। तीनों पलट गए। आदिमा ने घड़ी देखी अपनी ओर, फिर कहा, 1 2 एंड 3। इसी के साथ पूरे होटल में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरा 32 मंजिला होटल आग की पूरी चपेट में आ गया। आदिमा के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। उसने कहा, हो गई अनाउंसमेंट और लग गई वेद आहुति, स्वाहा। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। आरव ने वरुण की तरफ देखा और कबीर उस पूरे जलते हुए होटल को देखने लगा। 2 दिन बाद सुबह का समय, बहाल ग्रुप, अदिमा, सहाय और धनुष मुकेश बहाल के केबिन में थे। मुकेश बहाल सिर पर हाथ रखे बैठे थे। धनुष ने कहा, पापा। उसके कहते कहते ही मुकेश बहाल ने एक फाइल उसके मुंह पर दे मारी। धनुष के मुंह पर फाइल जा लगी। मुकेश बहाल ने चीखते हुए कहा, तुम एक दोस्त को नहीं संभाल सकते? जब उसने आतिमा के साथ बदतमीजी की थी, तुम्हें तभी उसका काम कर देना चाहिए था। उसने पूरा होटल फूंक दिया। समझ रहे हो तुम या नहीं? धनुष ने कहा, उसका कहना है कि उसे कुछ याद नहीं है, जो कुछ हुआ वो नशे में। मुकेश बहाल एकदम से गुस्से में आए और उन्होंने कहा, तुम्हारी तो मैं। उनके कहते ही आतिमा आगे आ गई। उसने कहा, आई एम सॉरी सर। मुकेश बहाल रुक गए। आतिमा ने कहा, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। सहाय ने आतिमा की तरफ देखा, फिर अपना चश्मा ऊपर किया। मुकेश बहाल ने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है आतिमा, वो इंसान गलत था, तुम नहीं। इतना कहकर वो थोड़ा शांत हुए और उन्होंने कहा, केस का क्या हुआ? आतिमा ने कहा, उन्होंने अगली सुबह ही वरुण को पकड़ लिया था। होटल से कुछ दूरी पर उन्होंने गाड़ी भिड़ा दी थी पेड़ से और बेहोश हो गए थे। उनकी कार में पेट्रोल और मिट्टी का तेल मिला ढेर सारा। हालांकि उन्हें कुछ याद नहीं कि उन्होंने क्या किया। मुकेश बहाल ने कहा, उस लड़के को इतना पेट्रोल मिला कहाँ आखिर? उसकी वजह से हम बर्बाद होने की कगार पर हैं। डीएल हमसे आगे निकल गया है ऑक्शन की रेस में। स्पॉन्सर हमें छोड़कर जा रहे हैं। आतिमा ने मन ही मन सोचा, और अब आपको एहसास होगा कि रितबा या स्मिता जी नहीं, मैं आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हूँ। इतना सोचकर वो आगे बढ़ी और उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, मेरे पास आपके लिए कुछ है। सबने उसकी तरफ देखा तो आतिमा ने एक पेन ड्राइव आगे बढ़ा दिया और फिर कहा, डीएल ग्रुप के बहुत बड़े बड़े राज, नहीं काले राज इस पेन ड्राइव में मौजूद हैं। कुछ ऐसे राज कि जो सबके सामने आ गए, जो एक झटके में संकेत राणा को बर्बाद कर सकते हैं। तीनों ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। आतिमा ने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाया और उसकी तरफ लैपटॉप को घुमा दिया। धनुष चौंक उठा। उसने कहा, आतिमा, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? आतिमा ने कहा, कुछ टाइम पहले संकेत राणा ने मुझे ऑफर दिया था कि मैं उसके लिए काम करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर मुझे लगा कि यह ऑफर उसने बहुत से लोगों को दिया होगा, तो फिर उसी की चाल चली मैंने। हमने अपने एक आदमी उसके पीछे लगा दिया और उसे पता भी नहीं चला। मुकेश बहाल ने कहा, ये तो सच में बहुत बड़ा हाथ मारा है तुमने। आतिमा ने कहा, परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ऑक्शन से पहले, उसी में ये सारी फाइल हम लोग मीडिया के सामने दिखाएंगे। डीएल ग्रुप को उसी के सामने बर्बाद करेंगे। मुकेश बहाल और धनुष ने हाँ में सिर हिला दिया। आतिमा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उनको नहीं पता था कि धनुष से मिलने आई रितवा उनकी सारी बातें सुन चुकी है।
सुबह का समय ऑक्शन हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज ऑक्शन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जिन कंपनियों ने भी इसके लिए अपनी एप्लीकेशन भेजी थी वो यहाँ पर मौजूद थी। आज उनके लिए आखिरी मौका था कि वो खुद को इस प्रोजेक्ट के लायक साबित कर सके। आज कंपनियाँ अलग अलग प्रेजेंटेशन देने वाली थी और साथ ही इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी अलग अलग योजनाएं भी बताने वाली थी। होटल में जो आग लगी थी उसके बाद बहाल ग्रुप काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था डीएल ग्रुप के सामने, लेकिन अभी भी दूसरे नंबर पर मौजूद था। संकेत राणा पहले नंबर पर आ चुका था और आज अगर उसकी प्रेजेंटेशन बेहतर गई तो ये प्रोजेक्ट उसे ही मिलना था। संकेत राणा और राजीव पहुंच चुके थे। बहुत से लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। संकेत राणा उन सबसे प्यार से बातें करने लगा। एक आदमी ने कहा, भाई संकेत, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर बिजनेसमैन का खून दौड़ रहा है। इतना सब तो तुम्हारे पापा भी नहीं कमा पाए अपनी ज़िंदगी में जितना तुमने इतने कम सालों में कमा लिया। संकेत राणा ने मुस्कुराकर कहा, सब आप लोगों का आशीर्वाद और मेहरबानी है सर, जो आप सबने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। दूसरे ने एक नकली मुस्कान के साथ कहा, अरे नहीं भाई, हमने क्या किया, सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। संकेत मुस्कुरा दिया। तभी उसे सामने से रितबा और इशिता जी आते हुए दिखी। उसने एकदम से कहा, आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे जरा जाना होगा कुछ स्पेशल लोगों से मिलने। इतना कहकर उसने सिर झुकाया और जाकर स्मिता जी और रितबा जी के सामने खड़ा हो गया। रितबा ने उसे घूर कर देखा और उसे सब कुछ याद आने लगा जो उसने बहाल ग्रुप में सुना था। रितबा ने मन ही मन सोचा, वो लोग संकेत राणा को एक्सपोज करने वाले हैं। आज शायद डीएल ग्रुप का आखिरी दिन होगा यहाँ पर। संकेत ने रितबा की तरफ देखा, फिर हल्का सा सिर झुकाकर वो स्मिता जी की तरफ पलट गया। उसने कहा, हेलो मैम, कैसी हैं आप? स्मिता जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें कैसे हो संकेत भाई, तुमने तो झंडे गाड़ दिए हर जगह। प्राउड ऑफ यू बेटा, सच में अपने पापा पर गए हो तुम। संकेत मुस्कुरा दिया। उसने रितबा की तरफ देखकर कहा, आप कैसी हैं डॉक्टर रितबा? रितबा ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, आई एम गुड मिस्टर राणा, थैंक यू। कहते हुए उसकी नज़र स्मिता पर पड़ी तो वो गर्व के साथ कुछ बातें कर रहा था। रितबा चौंक गई। उसने स्मिता जी की तरफ देखा और कहा, माँ मैं अभी आती हूँ। स्मिता जी ने कहा, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? उनके कहते कहते ही रितबा स्मिता की तरफ आगे बढ़ गई। संकेत ने पलट कर देखा और फिर उसकी नज़र जाकर स्मरण पर ठहर गई। रितबा गई और उसने स्मरण का कंधा थपथपाया। स्मरण चौंक कर पलटा। उसने कहा, रितबा तुम यहाँ? रितबा ने कहा, हाँ माँ के साथ आई हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्मरण ने कहा, मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ पर, काफ़ी सारे वीआईपी लोग आने वाले हैं तो मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। रितबा ने कहा, निपुण के केस में कुछ पता चला? ईश्वर ने मन ही मन सोचा। इसी सिलसिले में तब से आदिमा पर नज़र रखी है, लेकिन वो लड़की इतनी चालाक है कि अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। रितवा ने कहा, ईश्वर कहाँ खो गए तुम? ईश्वर ने सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं कहीं नहीं, अभी तक सुई वहीं अटकी है। तुम बताओ, तुम्हें कुछ मिला? रितवा दोबारा सोचने लगी, ईश्वर को बताना सही रहेगा ये क्या कि संकेत राणा के साथ क्या होने वाला है, बहाल ग्रुप क्या करने वाला है संकेत राणा और उसकी कंपनी के साथ। तभी ईश्वर ने कहा, बहाल ग्रुप? रितबा चौंक उठी। उसने कहा, हाँ। ईश्वर ने पीछे की तरफ इशारा किया और कहा, बहाल ग्रुप? रितबा पीछे पलट गई। बाकी के लोग भी पीछे पलट गए। संकेत राणा ने भी सामने देखा और फिर वो भी मुस्कुरा दिया। सामने से बहाल ग्रुप आ रहा था। सबसे आगे मुकेश बहाल चले आ रहे थे। उसके पीछे एक तरफ धनुष बहाल और दूसरी तरफ सहाय चला हुआ था। वो तीनों अंदर पहुंचे तो दरवाजा एक बार फिर खुला और अदिमा अंदर आई। उसे देखकर सबके सब चौंक उठे। अदिमा ने अपने लंबे बाल कटवा लिए थे। उसके बिल्कुल सीधे बाल कंधे से जरा ऊपर तक झूल रहे थे और कुछ बाल माथे को ढक रहे थे। उसने काले रंग की ऊंची स्वेटर के साथ ग्रे रंग का कोट पहन रखा था और उसी रंग की पैंट। उसके हाथ में एक फाइल थी और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट चमक रहा था जिसकी एक तरफ दहाड़ता हुआ शेर बना हुआ था। उसने एक सरसरी नजर दौड़ाई और वो ऋषि अंदर आ गए। ईश्वर ने हैरानी से कहा, इसके अचानक क्या हुआ? रितबा ने कंधे उठा दिए। अदिमा का अचानक बदलाव उसे भी अजीब लगा था। वो सब आकर दूसरी तरफ खड़े हो गए। संकेत ने हल्के से सिर झुका लिया। मुकेश बहाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। धनुष ने हल्के से अदिमा के कान में कहा, वो पेन ड्राइव तुम्हारे पास है ना? अदिमा ने कहा, आप चिंता न करें, सब वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। धनुष मुस्कुरा दिया। फिर उसने अदिमा के बालों की तरफ देखा और कहा, तुमने हेयर कट क्यों करवाया? अदिमा ने कहा, इतने टाइट शेड्यूल में लंबे बालों को संभालना मुश्किल हो रहा था सर। तभी अचानक रितबा आकर अदिमा और धनुष के सामने खड़ी हो गई।
दोनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। रितवा ने कहा, अच्छी लग रही हो अदिमा, तुम्हारे इस लुक को देखकर लग रहा है कि कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। अदिमा और धनुष ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी एक अनाउंसमेंट हुई। होस्ट ने सबको अपनी अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। सब लोग जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अदिमा जाकर दूसरी तरफ सहाय के पास खड़ी हो गई। सहाय ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर नजरें घुमा ली। ऋषि भी उसके पास खड़ा हो गया। अचानक से अदिमा ने दूसरी तरफ देखा, जहाँ पर कंप्यूटर कंट्रोल था वहाँ पर आरव बैठा हुआ था। अदिमा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने सामने देखना शुरू कर दिया। तभी राजीव संकेत के पास आया और उसने हल्के से संकेत के कान में कहा, सर, बहाल ग्रुप सबसे अंत में प्रेजेंटेशन देगा। संकेत चौंक उठा। उसने कहा, सच में? हमारा कौन सा नंबर है फिर? राजीव ने कहा, उनसे ठीक पहले। संकेत सोच में डूब गया। फिर उसने सिर झटक दिया और सामने देखने लगा। प्रेजेंटेशन शुरू हो गई थी। अलग अलग कंपनी ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया। संकेत राणा की नज़रें बहाल ग्रुप पर ही बनी हुई थी। अब डीएल कंपनी की बारी थी। संकेत राणा ने प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया। संकेत राणा की प्रेजेंटेशन सच में बहुत अच्छी थी। उसका एक एक शब्द नपातुला था। उसने सब कुछ तैयारी करके रखी हुई थी। मुकेश बहाल उसकी हर बात पर सिर हिला रहे थे। थोड़ी देर बाद प्रेजेंटेशन खत्म हो गई और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज उठा। धनुष ने अदिमा की तरफ देखा, फिर अदिमा ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर अदिमा ने आरव की तरफ देखा और उसका इशारा कर दिया। आरव ने अंगूठा दिखा दिया। बहाल ग्रुप की बारी थी। धनुष स्टेज पर गया। सारी लाइट्स बंद कर दी गई। स्क्रीन पर उसकी प्रेजेंटेशन का पहला पेज आया कि उसने हाथ दिखा दिया। अदिमा गई और उसने होस्ट के कान में कुछ कहा। लाइट्स जला दी गई। सब लोग चौंक उठे। सारे रिपोर्टर भी खुसुर फुसुर करने लगे। धनुष मुस्कुराकर माइक के पास आया। उसने कहा, आई नो कि आप ये सब सोच रहे होंगे कि अचानक से धनुष बहाल को क्या हो गया है, उसने प्रेजेंटेशन क्यों बंद कर दी। प्रेजेंटेशन तो सब दे रहे हैं, मैं भी दूंगा, लेकिन मेरे पास इससे पहले आप लोगों के लिए सरप्राइज है। मैं चाहता हूँ कि प्रेजेंटेशन से पहले आप सब इस सरप्राइज को देखें। उसके बाद आप खुद फैसला करें कि इस प्रोजेक्ट के लिए कौन सी कंपनी सही है, कौन सी नहीं। इतना कहकर उसने अदिमा को इशारा किया। अदिमा ने पेन ड्राइव लिया और फिर आरव के पास गया। आरव ने पेन ड्राइव लगाया और फिर उसने बटन दबा दिया। सबकी नज़रें स्क्रीन पर चली गई। रितवा एकदम से झटके में खड़ी हो गई। उसके बाद एक एक करके सब उठ खड़े हुए। मुकेश बहाल भी चौंक उठे। धनुष ने सबके चेहरे के भाव देखे। संकेत राणा के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। धनुष ने पलट कर देखा तो उसका सिर घूम गया। सामने उसकी और काल्पी की तस्वीरें थी। बेड पर सोए हुए थे। हालांकि उनके शरीर चादर से ढके हुए थे, लेकिन वो एक दूसरे से चिपके पड़े थे और साफ पता चल रहा था कि धनुष ने टी शर्ट नहीं पहनी हुई है। इस मिनट शून्य पड़ गया था। रितबा लड़खड़ा गई। उसको स्मिता जी ने संभाल लिया। तस्वीरें बदलने लगी तो काल्पी और धनुष की वैसी और तस्वीरें सामने आने लगी। आरव ने अदिमा की तरफ देखा तो अदिमा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अचानक से तस्वीरें बदली और जो होटल जला था उसकी तस्वीरें सामने आने लगी। होटल के पीछे डंपायट था, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें दफनाई जाने की तस्वीरें थी। कई सारी तस्वीरों में खुद मुकेश बहाल और कई में स्मिता जी भी मौजूद थे। लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। सहाय एकदम से आगे बढ़ा। उसने पेन ड्राइव निकालना चाहा, मगर आरव ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अभी मेन चीज़ बाकी है। सहाय सर, रुक जाइए। सहाय ने आरव की तरफ देखा और फिर अदिमा की तरफ। अदिमा मुस्कुरा दी। धनुष मंच पर खड़ा हुआ। ये सुन्न पड़ गया था। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। फिर स्क्रीन पर एक वीडियो आई। ये वही वीडियो थी जिसमें मुकेश बहाल और स्मिता जी बात कर रहे थे और उसमें वो स्वीकार कर रहे थे कि अमित काटवानी के होटल में उनका भी शेयर था। संकेत राणा ने हल्के से कहा, गुड वन अदिमा, गुड वन। इतना कहकर उसने अदिमा की तरफ देखा तो अदिमा स्क्रीन की तरफ देख रही थी। धनुष ने हड़बड़ाकर अदिमा की तरफ देखा। वो तेजी से मंच से अदिमा के पास आया। उसने अदिमा के कंधे को पकड़कर कहा, ये सब क्या है? तुमने कहा था कि उस रात की सारी फुटेज डिलीट हो चुकी है। उस रात का कोई सबूत नहीं है। फिर ये तस्वीरें कहाँ से आई? तुमने कहा था कि ये सब संकेत राणा के खिलाफ होगा। फिर ये सारी तस्वीरें, वीडियो आखिर कहाँ से आई? अदिमा ने अपने कंधों की तरफ देखा और फिर उसने धनुष की तरफ हाथ झटक दिए। उसने कहा, आप क्या कहे जा रहे हैं सर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौन सी रात, कौन सी फुटेज? मैं संकेत राणा के खिलाफ कुछ क्यों करूँगी? मैं सिर्फ एक पीआर हेड हूँ। आप मुझे इस सब में क्यों घसीट रहे हैं? धनुष ठगा सा रह गया। वो अदिमा की तरफ हैरानी से देखने लगा। धनुष ने कहा, अदिमा, क्या बोले जा रही हो? तुमने कहा था कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। अदिमा ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप
क्या कहे जा रहे हैं। तभी अचानक पीछे से रितबा आई, उसने अदिमा को तमाचा मार दिया। अदिमा ने अपने गाल पर हाथ रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने गालों के अंदर जीभ घुमाई और रितबा की तरफ देखा। रितबा ने कहा, मैंने आज तक तुम्हें वक्स कर रखा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम धनुष को संभाल रही हो, तुम बहाल ग्रुप के लिए फायदे हो, लेकिन मैंने खुद सुना था कि तुम संकेत राणा के खिलाफ सबूत लेकर आई थी, और तुमने बहाल ग्रुप की पीठ पर छुरा भोंक दिया। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अद्रिमा, तुम अब बच नहीं पाओगी मुझसे। अदिमा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ करने से पहले खुद को तो बचा लीजिए रितबा मैम। आपको क्या लगा सरप्राइज खत्म हो गया? असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। इतना कहकर उसने आरव की तरफ देखा। आरव ने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां घुमाई और फिर स्क्रीन की तरफ देखा। अदिमा ने कहा, असली सरप्राइज है ये आपके लिए। सबने उस तरफ देखा तो सब बुरी तरह से चौंक उठे। उस वीडियो में काल्पी और रितबा छत पर खड़ी थी और बहस कर रही थी। काल्पी रेलिंग से लगी हुई थी। रितबा ने उसकी शर्ट की कॉलर से उसे पकड़ रखा था। काल्पी की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। काल्पी ने घुटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा ना, इट्स जस्ट अ वन टाइम थिंग। अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो मैं भी अपना मुंह बंद रखूंगी। जस्ट लेट मी गो। आई वॉन्ट डू एनीथिंग टू एनीवन। लेकिन अगर तुमने कुछ किया तो मुझे भी वो सबको बताना पड़ेगा कि तुम्हारी असलियत आखिर है क्या। रितिबा ने कहा, वन टाइम थिंग, तुम जानती हो ना कि आज तक मैंने धनुष और अपने बीच किसी को नहीं आने दिया। आज तक मैं कोई शर्त नहीं हारी हूँ धनुष से। हम दोनों ने शर्त लगाई थी कि देखते हैं झगड़े के बाद कौन से किसके पास पहले वापस आता है, और तुमने इस बात का फायदा उठाया। तुम जाकर मेरे मंगेतर के साथ सो गई। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? और अब तुम मुझे धमकी दे रही हो कि तुम सबको सब कुछ बता दोगी। हाँ, क्या बताओगी तुम? वो सौभागी वाली बात बताओगी सबको तुम? वो लड़की मर चुकी हो और तुम उसे इस्तेमाल कर रही हो बचने के लिए। रिद्धिमा के हाथों ने काल्पी को कसकर पकड़ लिया। काल्पी और घुटने लगी। उसके बाल उड़ रहे थे। उसने नीचे देखा, हल्का सा तो वो 45 मंजिल बिल्डिंग के रूफ टॉप पर थी। उसने एक बार फिर रिद्धिमा की तरफ देखा। रिद्धिमा ने उसे झटका दिया और फिर दूसरी तरफ धकेल दिया। काल्पी गहरी सांसें लेने लगी। उसने हल्का सा खांसा और फिर सामने रिद्धिमा की तरफ देखकर कहा, आई नो कि तुम आज भी सौभाग्य के नाम से डरती हो, इसलिए तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। गुड चॉइस। नाउ जस्ट लीव मी अलोन। भूल जाना कि तुम्हें कुछ भी पता है इस बारे में। मैं भी तुम्हारा वो सीक्रेट भूल जाऊंगी। इतना कहकर काल्पी जाने ही लगी थी कि अचानक से रितबा ने उसे पकड़कर एकदम से पीछे खींच दिया। इससे पहले कि काल्पी कुछ समझ पाती, रितबा ने उसे रेलिंग से नीचे धकेल दिया। इसके बाद कैमरा तेजी से हिलने लगा और वीडियो बनाने वाला तेजी से नीचे उतरा। वो जाकर एक पिलर के पीछे छिप गया। अचानक से रितबा भी वापस लौटी और उसने स्मिता जी को फ़ोन किया। उसने कहा, माँ, मैंने काल्पी को मार दिया। वो मुझे गुस्सा दिला रही थी। क्या? उसकी लाश? ठीक है, मैं नीचे आ रही हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन काटा और तेजी से नीचे चली गई। वीडियो ख़त्म हो गई। सबके सब सुन्न पड़े हुए थे। स्मरण ने हैरानी से रितबा की तरफ देखा। संकेत राणा भी हैरान था। मुकेश बहाल तो मानो दुनिया में थे ही नहीं। दूसरी वीडियो चली। इस बार धनुष के सिर पर मानो बॉम्ब गिरा हो। वो ट्रक ड्राइवर जिसने निपुण को मारा था, वो शराबी आदमी एक गली के अंत में दारू पीते हुए खड़ा था। वो शायद किसी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक से किसी के आने की आवाज़ आई। शराबी ने पलट कर देखा। बारिश हो रही थी और कोई काला रेनकोट पहने उसी की तरफ आ रहा था। उस साय ने रेनकोट की टोपी सिर पर डाली रखी थी और उसके अंदर एक और कैप पहन रखी थी। शराबी खड़ा हो गया और मुस्कुरा दिया। साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शराबी ने कहा, पुलिस अपने पीछे कुत्ते की तरह पड़ी हुई है, इसलिए अपने को शहर छोड़कर जाना है। ट्रक तो सालों ने ले लिया है मेरा। वो लड़का मर गया और तेरा काम पूरा हो गया। अब मेरे को पैसा चाहिए और मेरा इधर से निकलना वो तुम लोग करोगे। साय ने बिना कुछ कहे एक सफ़ेद रंग का लिफाफा निकाला और शराबी की तरफ बढ़ा दिया। शराबी ने दारू की बोतल फेंकी और फिर लिफाफे को लेने के लिए आगे बढ़ा। उसने जैसे ही लिफाफा पकड़ा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने नीचे देखा तो साय ने उसके पेट में चाकू मार दिया था। साय ने चाकू निकाला और एक बार फिर शराबी के पेट में दे मारा। शराबी के मुंह से खून निकल आया। साय ने 5-6 बार उसके पेट में चाकू से वार किए। बारिश के पानी में खून घुलने लगा। वो साया पलटा और फिर वहां से चला गया। शराबी मर चुका था। जाते जाते साया रुका और उसने अपनी कैप हटा ली। वो रितबा ही थी। उसकी पीठ थी शराबी की तरफ। उसने अपनी कैप निकाली और वो तेजी से आगे बढ़ गई। वीडियो खत्म हो गई और सारी लाइट जला दी गई। सब के सब रितबा को देख रहे थे। अदिमा ने कहा, तुम एक साइको हो।
धनुष को लेकर इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो कि कुछ नहीं देखती कि क्या सही क्या गलत। धनुष के लिए तुमने काल्पी को मार दिया और फिर उसे छिपाने के लिए 2 कत्ल किए, निपुण और फिर वो ट्रक ड्राइवर। बोलो, तुमने सब कुछ किया ये? धनुष ने रितबा को अपनी तरफ पलटा और कहा, तुमने निपुण को मारा? तुम आखिर कैसे कर सकती हो ऐसा निपुण के साथ? रितबा ने चीखते हुए कहा, और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम जानते हो ना कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, फिर भी तुम उस काल्पी के साथ सो गए। वो यही डिजर्व करती थी। और वो निपुण, किसने कहा था उसे बीच में पड़ने के लिए? जो भी हमारे बीच आएगा वो मारा जाएगा धनुष। धनुष ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, यू आर जस्ट अ डिस्गस्टिंग साइको। रितबा ने अदिमा की तरफ देखा और अचानक से उसका गला पकड़ लिया। अदिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली। संकेत एकदम से आगे लपका और स्मरण भी। संकेत ने रितबा से अदिमा को छुड़ाने की कोशिश की। रितबा कहती जा रही थी, मैं तुम्हें मार डालूंगी तुम्हें, सब कुछ तुमने किया, तुमने शुरुआत की। अदिमा ने कलाई पकड़ ली, उसकी और आंखें खोल दी। उसने कहा, नहीं रितबा, तुमने शुरुआत की थी 14 साल पहले, सौभाग्य की जिंदगी बर्बाद करके। रितबा के हाथ रुक गए। उसने अदिमा की गर्दन छोड़ दी। धनुष ने अदिमा की तरफ देखा, फिर कहा, तुम सौभाग्य को कैसे जानती हो? अदिमा ने कहा, अगर तुम सच में उसके दोस्त होते तो तुम्हें पता होता कि उसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम वो हमेशा लेती रहती थी। धनुष ने हैरानी से कहा, आदि? अदिमा ने कहा, शुक्र है तुम्हें अपनी बर्बादी का कारण तो पता चला। स्मरण ने सबकी तरफ देखा, फिर कहा, अरेस्ट करो सबको, कोई बच कर न जा पाए। पुलिस ने सबको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। संकेत राणा ने इसका इंतजाम पहले ही कर दिया था। सहायक को हथकड़ी लगी तो अदिमा ने कहा, आपने कहा था कि किसी कॉमनर के बस की बात नहीं है कि वो इतनी कंपनी को बर्बाद कर सके, लेकिन आप गलत थे सहाय सर, एक आम लड़की ने इस कंपनी को डुबा दिया। सहाय ने उसकी तरफ देखा, फिर कहा, अपना ख्याल रखना आदिमा, और मेरे बेटे का भी ख्याल रखना। इतना कहकर उसने ऋषि की तरफ देखा और फिर कहा, बहुत मानता है तुम्हें। ऋषि सब कुछ देखकर सुन्न था। उसने सिर हिला दिया। आदिमा ने हाँ में सिर हिला दिया। सहाय सर चले गए। धनुष, मुकेश बहाल, रितबा और स्मिता जी को हथकड़ी लग चुकी थी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि सब पहुंच चुके थे। तभी अचानक आरो आगे आया। उसने कहा, अदिमा, हमें चलना चाहिए, डॉक्टर का फ़ोन आया था, उसके पास बहुत कम टाइम है। स्मरण ने ये बातें सुनी। उसने गर्व से सब कुछ संभालने के लिए कहा और अदिमा की तरफ चला गया। उसने अदिमा के पास जाकर कहा, मुझे सब कुछ जानना है मिस अदिमा। अदिमा ने उसकी तरफ देखा, फिर वो मुस्कुरा दी। रात का समय, एक इमारत। ईश्वर ने इमारत की तरफ देखा तो कहा, ये तो वही इमारत है। उसके कहते कहते ही अदिमा ने कहा, जहाँ इंस्पेक्टर गर्भ ने मुझे आते हुए देखा था। इसमें चौंक उठा तो अदिमा ने कहा, आपको क्या लगा आपके इंस्पेक्टर मेरा पीछा करेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा? इतना कहकर वो अंदर चले गए। स्मरण ने देखा तो ऊपर बोर्ड लगाया हुआ था, परिवार अनाथ आश्रम। स्मरण अंदर पहुंचा तो संकेत राणा और राजीव पहुंच चुके थे। कबीर भी वहां पर मौजूद था। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी, जो वो चौंक उठा। सामने निवेदिता खड़ी थी। वो निवेदिता के पास गया। उसने कहा, आप यहाँ पर? निवेदिता ने कहा, आप मुझे जानते हैं? स्मरण ने कहा, अदिमा ने आपको ऑफिस से निकाला था। निवेदिता ने मुस्कुराकर कहा, वो बस मुझे बाहल ग्रुप से बचा रही थी। अगर वो नहीं होती तो मैं भी नहीं होती, और ना मेरा बच्चा। आज अगर मैं अपने बच्चे को एक मौका नहीं बल्कि एक खुशी मानती हूँ, जो वो अदिमा की वजह से। ईश्वर ने उसके पेट की तरफ देखा तो वो हल्का सा बढ़ा हुआ था। उसने दूसरे कमरे की तरफ देखा जहाँ अदिमा गई हुई थी। अदिमा कमरे में गई तो वहाँ कई सारी मशीनें लगी हुई थी। वहाँ पर एक करीब 13 साल का बच्चा लेटा हुआ था, जिसके नाक में पाइप लगी हुई थी और कलाइयों में ग्लूकोज और खून की पाइप। उसकी आंखें बंद थी। अदिमा की आंखों में नमी आ गई। वो लड़के के पास कुर्सी पर बैठ गई और उसने हल्के से कहा, सौभाग्य। सौभाग्य ने अपनी आंखें खोल दी। अदिमा गीली आंखों के साथ मुस्कुरा दी और उसने एक चॉकलेट सौभाग्य के सामने कर दी। सौभाग्य उठने लगा तो अदिमा ने उसे पकड़कर बिठा दिया। सौभाग्य ने कहा, मासी, मुझे चॉकलेट खाना मना है ना? अदिमा ने कहा, आज आप खा सकते हो, आज कुछ मना नहीं है। सौभाग्य ने कहा, कुछ हुआ है क्या? अदिमा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, याद है आपको, मासी ने आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा सकते जब तक मासी आप अपनी शर्त पूरी नहीं करती। मासी की खुद से लगाई शर्त पूरी हो गई। सौभाग्य ने चॉकलेट खाते हुए कहा, तो क्या आप जीत गई? अदिमा ने हाँ में सिर हिला दिया तो सौभाग्य ने उछलते हुए कहा, तो क्या मैं मम्मा से मिलने जा सकता हूँ अब? अदिमा ने नम
आंखों के साथ उसकी तरफ देखा और फिर उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, बिल्कुल आप मामा के पास जा सकते हो, अब आप उनके साथ खेल सकते हो और मम्मा के साथ आप वहाँ नाना नानी के साथ भी मिल पाओगे, सब होंगे वहाँ पर। इतना कहकर उसने सौभाग्य का हाथ पकड़ लिया और कहा, आप मेरा काम करोगे वहाँ जाकर? सौभाग्य ने हाँ में सिर हिला दिया। अदिमा ने कहा, जब आप वहाँ जाओगे तो नाना नानी और मम्मा से कहना कि मासी बिल्कुल ठीक है। उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया और उसके पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक बहुत बड़ा परिवार है, इसलिए उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सौभाग्य मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मैं कह दूंगा ना मासी, मैं कह दूंगा कि मासी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। कबीर और आरो ने भी। मासी, मम्मा मुझे मिस कर रही होंगी ना? आदिमा ने भरे गले से कहा, हाँ बिल्कुल, वो तो आपको कब से बुला रही थी, लेकिन मैंने ही जाने से आपको रोक रखा था। अगर आप नहीं होते तो मैं मैसेज किसके पास देती? सौभाग्य ने कहा, मासी आई लव यू। आदिमा ने कहा, हाँ आई लव यू टू, लेकिन वहाँ जाकर मासी को भूल मत जाना। सौभाग्य ने नामे से हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, जैसे मम्मा आपके सपने में आती हैं आपसे मिलने, मैं भी आता रहूँगा। अदमा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब आप सो जाओ, मम्मा आपको लेने आती होगी। सौभाग्य ने एकदम से तकिया सीधा किया और लेट गया। अदिमा ने उसके सिर को चूमा और फिर उसे कंबल उड़ा दिया। फिर अदिमा बाहर आई। बाहर एक अधेड़ उम्र के डॉक्टर खड़े थे। उन्होंने कहा, अदिमा। अदिमा ने कहा, आई नो डॉक्टर, आज रात सौभाग्य की आखिरी रात है, लेकिन मैं खुश हूँ, वो अपनी माँ से मिलने जा रहा है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। इसमें उसे जाते हुए देखता रहा। संकेत उसके पास आया। उसने कहा, मुझे काफ़ी बातें पता है, अब तुम्हारी बारी है जानने की। ईश्वर ने उसकी तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर वो भी अतिमा की तरफ चला गया। ईश्वर जाकर अतिमा के पास खड़ा हो गया। अतिमा सितारों की तरफ देख रही थी। ईश्वर ने कहा, कहानी शुरू कहाँ हुई थी? अतिमा ने कहा, 14 साल पहले, जहाँ धनुष वगैरह पढ़े थे, उसी यूनिवर्सिटी में। ईश्वर ने कहा, उस वक्त मैंने घर से मूव आउट कर लिया था। पापा मुझे पसंद नहीं करते थे। माँ के कहने पर ही उन्होंने मुझे इतने साल झेला। इतना कहकर उसने अतिमा की तरफ देखा, फिर कहा, अंदर वो बच्चा? अतिमा ने कहा, मेरी बहन सौभागी और धनुष का बेटा है। ईश्वर चौंक पड़ा। अदिमा ने कहना शुरू किया, सौभाग्य बहुत इंटेलिजेंट थी, 4 साल बड़ी थी मुझसे। जब वो 18 की हुई तो उसे स्कॉलरशिप मिली और वो यूनिवर्सिटी चली गई। वहाँ उसकी मुलाकात धनुष और बाकी सबसे हुई। उन्हीं दिनों धनुष और रितवा की शर्त लगी हुई थी कि झगड़े के बाद पहले कौन वापस आएगा। धनुष ने रितवा को जेलस फीलिंग करवाने के लिए सौभागी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। सौभागी ने जब ध्यान नहीं दिया तो धनुष के दोस्त बीच में कूदे। निकिता की दोस्ती हुई सौभागी से। रितबा और काल्पी मेडिकल डिपार्टमेंट में थे, मगर जैसे ही उन्हें पता चलता तो उन्होंने सौभागी के साथ कुछ बड़ा करने की सोची। रितबा धनुष के लिए कितनी पागल है तुम देख ही चुके हो। उस रात पार्टी में अमित ने सौभागी को ड्रिंक्स के बहाने ड्रग्स दी और काल्पी उसे कमरे में ले गई। धनुष भी नशे में था और नशे में ही उसने सौभागी के साथ। रितबा और वरुण ने वीडियो बना ली और निकिता ने वीडियो में धनुष का चेहरा ब्लर करने के बाद उसे अपलोड कर दिया। धनुष का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन सौभागी बदनाम हो गई। किसी ने उससे लड़के के बारे में नहीं पूछा। कितनी अजीब बात है ना, लड़के की तो कोई बात ही नहीं थी हुई। किसी ने ये नहीं सोचा कि सौभागी के साथ रेप हुआ है। उसे बस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ईश्वर ने कहा, तुम्हें ये सब सौभागी ने बताया? अतिमा ने नामे सिर हिला दिया और कहा, सौभागी के आने के बाद रितबा आई थी हमारे घर। उसने सब कुछ कबूल किया था और मेरी बहन को शर्त के बारे में बताया था। उसने मेरी बहन से भी शर्त लगाई कि वो हमारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगी। इतना कहकर वो चली गई थी। मैंने छुपकर सारी बातें सुन ली थी। 2 महीने बाद पता चला कि सौभागी प्रेग्नेंट है। पड़ोसी रिश्तेदार सब ने हमारा जीना हराम कर दिया था। और फिर एक रात पापा ने सौभागी को नींद में मारने की कोशिश की। मम्मी जाग गई और उन्होंने पापा को धकेल दिया। पापा इतना शर्मिंदा हुए कि उसी वक्त घर से चले गए। मैं पापा के पीछे भागी और मैंने उन्हें ट्रक के सामने कूदते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने। अतिमा मुस्कुरा दी। उसने कहा, मेरी माँ और बहन को हमेशा लगता रहा कि वो एक्सीडेंट था, क्योंकि मैंने झूठ कहा था। मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि पापा ने सुसाइड की थी। उसके बाद हम अपने पुश्तैनी घर चले गए। सौभागी ने एबॉर्शन करवाना चाहा, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया। माँ वहाँ एक फैक्ट्री में काम कर रही थी। मैं 15 साल की हो गई थी। सौभागी कमज़ोर पड़ चुकी थी और कुछ खाती पीती नहीं थी। उसे बच्चा नहीं चाहिए था ना, बस लेबर पेन सहन नहीं कर पाई और सौभाग्य को जन्म देते ही चली गई। हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई, मानो उसे सारी चीज़ों से।
मैं, मम्मी और सौभाग्य बच गए थे। अब अदिमा की सांसें भारी होने लगी थी। स्मरण की मुट्ठियां बिछ गई थी। उसने सोचा इसीलिए जब निपुण का एक्सीडेंट हुआ था, जो उसने ऐसे रिएक्ट किया था, वो पहले भी बहुत कुछ भुगत चुकी थी। अदिमा ने आगे कहा, सौभाग्य 1 साल का था और मैं 16 की, जब मम्मी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। वो कभी कुछ कहती नहीं थी, लेकिन सारा गुब्बार समेट कर रखती थी और इसी की से उनकी जान चली गई। उसके बाद हमें अनाथ आश्रम में डाल दिया गया। परिवार अनाथ आश्रम। यहाँ मैं कबीर और आरव से मिली। पहले झगड़ा और फिर दोस्ती। हम सबसे बड़े थे, बच्चों में तो सब कुछ हमारे हवाले था। फादर बहुत अच्छे थे। यहाँ रहते हुए मैं सब भूलने लगी थी, शायद अपना बदला भी। लेकिन 2 साल बाद एक बार फिर बहाल ग्रुप आया मेरी ज़िंदगी में कहर बनकर। अदमा ने एक गहरी सांस ली और स्मरण ने कहा, क्या किया बहाल ग्रुप ने? अदमा ने कहा, वो जो होटल जला ना, वो हमारे पुराने अनाथ आश्रम की ज़मीन पर बना था। स्मरण चौंक उठा। अदमा ने कहा, बहाल ग्रुप आसपास की ज़मीन खरीद चुका था, मगर हमारे अनाथ आश्रम की नहीं खरीद पाया था। फादर ने केस कर दिया था। इसी बीच वो सुनवाई से वापस आ रहे थे कि गायब हो गए। कहाँ गए कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं चला। इसी बीच हम कुछ करते इससे पहले ही अनाथ आश्रम में आग लग गई। कई बच्चे मारे गए और अगले दिन हमें पता चला कि बहाल ग्रुप ने ज़मीन खरीद ली है। उनका कहना था कि फादर ज़मीन बेचकर चले गए। हम जानते थे कि वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन फिर भी हमें निकाल दिया गया यहाँ से। अतिमा ने स्मरण की तरफ देखा और कहा, जो बचे थे वो अडॉप्ट हो गए, लेकिन क्योंकि मैं, आरव और कबीर 18 साल के हो गए थे, तो हमें किसी ने गोद नहीं लिया। सौभाग्य भी अडॉप्ट हो गया। मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी तो मैं यूनिवर्सिटी चली गई। हमारी केयर टेकर ने घर की साफ सफाई का काम पकड़ लिया। आरव एक कंप्यूटर कैफ़े में काम करने लगा और कबीर एक मैकेनिक शॉप पर। सभी का मकसद मेरी पढ़ाई पूरी करवाना था ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में सेटल हो सकूं। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। 2 महीने बाद सौभाग्य के पेरेंट्स सौभाग्य को वापस कर गए। उन्होंने सौभाग्य का चेकअप करवाया था। उसे एक टर्मिनल इलनेस थी और वो सिर्फ 8 या 9 साल जीता। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मैं हारने लगी थी कि जब मैंने सौभाग्य को अपने सपने में देखा, मैंने तय कर लिया कि नहीं, अगर कुछ करना है तो बहाल ग्रुप को बर्बाद करके। मैंने खुद से शर्त लगा ली, मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी शर्त। स्मरण ने कहा, और तुमने बहाल ग्रुप ज्वाइन किया? अदमा ने कहा, इतना आसान नहीं था। हम अंधेरे में तीर चला रहे थे, लेकिन फिर भी मेरी सिलेक्शन हो गई और मैं बहाल ग्रुप में पहुंच गई। धनुष और निपुण तक पहुंचना आसान नहीं था, फिर भी मैंने बहुत कुछ किया उनकी नज़रों में आऊं। 6 साल लग गए इस सब में। स्मरण ने कहा, काल्पी और धनुष, वो सब तुमने? आतिमा मुस्कुरा दी। उसने कहा, उन दोनों के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं था। स्मरण चौंक उठा। आतिमा ने कहा, मैंने वैसा ही सेटअप कर दिया था जैसा उन्होंने सौभाग्य के लिए किया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं होने दिया। हमने तस्वीरें ही इस ढंग से खींची थी कि उन्हें लगे कि कुछ हुआ है। सीसीटीवी फुटेज को मिटाना आरओ का काम था। उसी ने फेक आईडी से रितबा को फोटो भेजी। हमारा प्लान था कि रितबा गुस्से में होगी और हम संकेत की तरफ उसे धकेलेंगे। इससे धनुष कुछ ना कुछ जरूर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि संकेत ने कोई भाव नहीं दिया। पार्टी में काल्पी को जब रितबा ने मुझसे झगड़ते हुए देखा तो काल्पी सब कुछ धनुष के साथ मिलकर क्लियर करना चाहती थी और मैं उसे रोक रही थी। रितबा ने हमारा पीछा किया और मुझे पता चल गया। मैंने जानबूझकर उसे भड़काने वाली बातें की और फिर काल्पी को अकेले छोड़ दिए और वो छत पर चली गई। रितबा उसके पीछे गई और मैं दोनों के पीछे। मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी कि मुझे लगा कि वो कुछ तो उल्टा सीधा कहेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रितबा काल्पी को मार डालेगी। स्मरण ने कहा, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? आतिमा ने कहा, इससे सिर्फ रितबा को ही सजा मिलती, बहाल ग्रुप को नहीं। इसलिए मैं सही टाइम का वेट कर रही थी, क्योंकि मैं अक्सर इस धनुष और उसके दोस्तों के लिए चीज़ें संभालती थी जो मुझे बहुत सारी सीक्रेट पता चल चुकी थी और इसी का फ़ायदा मैंने उठाया। इसी बीच अमित काटवानी के लिए मैंने आरओ को भेजा। मुझे पता चला कि निपुण सर ने भी उस पर नज़र रखवाई है। अमित काटवानी के ऊपर उनका एक आदमी नज़र रख रहा था, लेकिन आरओ ने अपना काम सारी सफाई के साथ किया और हमने ड्रग्स रैकेट सामने ला दिया। निकिता की बारी में भी आरओ ने उसके लैपटॉप से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि उसने किसी साइट से चोरी की थी। उस साइट को हमने रिपोर्ट करने से पहले वार्निंग मेल भेजी थी और उसने साइट डिलीट कर दी। बेचारी निकिता फंस गई। इसी के साथ संकेत राणा भी हमारे साथ आ गया। ईश्वर ने कहा, संकेत राणा, वो तुम्हारे साथ क्यों आया? अदिमा याद करने लगी कि जब संकेत ने
उसे साथ आने का ऑफर दिया था और वो उठकर आ गई थी। उसके बाद संकेत और राजीव बाहर आए कि अचानक से संकेत का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो एक रिस्ट्रिक्टेड आईडी से फ़ोन था। संकेत ने उठाया और कहा, हेलो। अतिमा अपनी गाड़ी में बैठकर उसे फ़ोन कर रही थी। उसने सामने से कहा, मुझे लगा कि तुम समझदार हो गए, लेकिन तुम तो बहुत बेवकूफ़ निकली। ये जानते हुए कि बाहर ग्रुप की नज़रें हमारे ऊपर होंगी, फिर भी तुमने इतने ओपन प्लेस में मीटिंग रखी। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी संकेत राणा। संकेत सुनता रहा और मुस्कुरा दिया। उसने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। अतिमा ने कहा, अगर समझ गए हो तो इतना जान लो कि तुम्हारे और मेरे मकसद में ज़्यादा फर्क नहीं है। तुम्हारे परिवार की बर्बादी में कहीं ना कहीं बहाल ग्रुप का हाथ है और तुम इसी बात का बदला लेने आए हो। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। मिलने की जगह भेज रही हूँ, वहाँ आ जाओ। संकेत ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, अभी इस टाइम पर? आत्मा ने कहा, तुम्हें अपना बदला चाहिए या फिर नहीं? संकेत ने कहा, लोकेशन भेज दो, मैं पहुँच रहा हूँ। इतना कहकर संकेत ने फ़ोन काट दिया। इसी के साथ उसके फ़ोन पर एक लोकेशन आ गई। आत्मा ने स्मरण की तरफ देखा और कहा, आरो उससे मिला। आरो ने उसके एक फाइल दी जिसमें हमने शर्त लिखी थी कि वो अनाथ आश्रम का पूरा खर्चा उठाएगा जो हमने शुरू किया है। बदले में हम एक्शन में उसकी मदद करेंगे। बस इसी तरह वो हमारे साथ आया, लेकिन अनाथ आश्रम और सौभाग्य से वो खुद से जुड़ा। आस्था हॉस्पिटल ने उसकी मॉम को चलता हुआ इलाज रोक दिया था क्योंकि उसके पापा बैंक करप्ट हो चुके थे। इसी वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। संकेत इसलिए हमसे इतना अटैच हुआ। ईश्वर ने कहा, और निपुण की डेथ? आदिमा ने कहा, मेरे ख्याल से उसे कुछ पता चल गया होगा रितबा के घर में, इसलिए रितबा ने उसे मरवा दिया। उस ट्रक ड्राइवर को स्मिता ने खुद से फ़ोन किया था। फ्लैशबैक। अचानक से निपुण का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा तो एक अनजान नंबर था। उसने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ कहो, कुछ मिला आदिमा के बारे में? सामने से कुछ कहा गया और निपुण सुनते हुए पलट गया। उसने कहा, तुम्हें पूरा यकीन है? सामने से फिर कुछ कहा गया और निपुण वहीं खड़ा रह गया। हाँ, वहाँ रितबा का लैपटॉप था। रितबा ने उसे बंद नहीं किया था। निपुण उसके पास जाकर बैठ गया और उसने कहा, कुछ नहीं मिला उस लड़की के बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तुम नज़र रखो। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया और एक हाथ टेबल पर दे मारा। लैपटॉप पर उसकी उंगली लगी और रितबा की मेल आईडी ओपन हो गई। सामने कालपी और धनुष की तस्वीरें पड़ी हुई थी। निपुण चौंक उठा। उसने कुछ सोचा और फिर वो दरवाजे की तरफ लपका। जैसे ही रितबा ने दरवाज़ा खोला, निपुण बाहर निकल गया। रितबा ने हैरानी से कहा, निपुण? निपुण का चेहरा लाल हो चुका था। उसने कहा, रितबा, मुझे धनु से मिलने जाना होगा, मैं निकलता हूँ, ओके, टेक केयर, बाय। इतना कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। रितबा ने उसे हैरानी से देखा और कहा, इसे अचानक क्या हो गया? इतना कहकर वो सिर झटक कर अंदर चली गई। रितबा अंदर गई तो उसने लैपटॉप की तरफ देखा। रितबा के मुंह से निकला, सिट। उसने एकदम से सिर हिला दिया और तुरंत अपनी माँ को फ़ोन कर दिया। आदिमा ने स्मरण की तरफ देखा और कहा, आरो को मैंने रितबा पर नज़र रखने के लिए कहा था और जब धनुष को निपुण का फ़ोन आया तो मैं उसके साथ ही थी। मैंने आरो को निपुण का पीछा करने के लिए कहा। एक्सीडेंट के बाद आरो ने ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया था और उस ड्राइवर को पीछा किया था। हम जानते थे कि वो ड्राइवर कहाँ छुपा था। हमें लगा था कि उसके ज़रिए कुछ सबूत मिल जाएंगे और मिले भी, लेकिन हमें पता नहीं था कि रितबा उसे मार देगी। आरो उस टाइम पर वहीं छिपा था और उसी ने वीडियो बनाई। रितबा को जितना सोचा था वो उससे खतरनाक निकली। वो तुम्हारे साथ भी इसलिए थी ताकि खुद बची रहे। स्मरण ने कहा, निपुण के साथ तुम क्या करने वाली थी? अतिमा ने कहा, कुछ खास नहीं। निपुण सर ने उनके लोगों का साथ तो दिया था मगर कालपी की वजह से चुप रहे थे। हालांकि सौभाग्य से मिलने आए थे और उनकी वजह से ही हम शिफ्ट कर पाए थे पुराने घर में। तो मैं सच में उनकी रिस्पेक्ट करती थी। उनकी मौत का मुझे सच में दुख था, जबकि गलती थी तो धनुष की चुप्पी की। उसकी चुप्पी सबसे बड़ी गुनहगार थी इस सब में। स्मरण ने कहा, होटल भी तुमने जलाया? अतिमा ने कहा, वो हमारे प्लान का एंड पॉइंट था। एक्चुअली हमारा प्लान काल्पी की मौत के ही बिगड़ चुका था। उसके बाद वरुण के साथ भी हमारी बिगड़ चुकी थी, तो हमने उसे होटल आग लगा दी और वरुण को फंसा दिया। वो उन बच्चों की लाशों पर बना है जो वहाँ मारे गए थे। वहाँ बहुत सारी लाशें दफनाई गई थी, सबको मुक्ति मिल गई उस आग से। इतना कहकर उसने स्मरण की तरफ देखा। सुबह होने को आई थी। स्मरण ने कहा, आगे की कहानी मैं जानता हूँ कि तुमने धनुष के साथ क्या किया। बहाल ग्रुप बर्बाद हो चुका है, लेकिन क्रिमिनल तो तुम भी हो ना। तुमने पुलिस से सब कुछ छुपाया और एक क्रिमिनल को इतने टाइम तक सामने नहीं आने दिया। आतिमा ने कहा, मैं मानती हूँ जो भी मैंने किया वो गलत था, लेकिन ये मेरा अकेले का बदला नहीं था। उस अनाथ आश्रम, उन बच्चों का बदला था। स्मरण ने कहा, तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं था?
अदीमा ने कहा, ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी शर्त थी जो मैंने खुद से लगाई थी। हमारा एक ही मोटो था, करो या मरो, ताकि ज़िंदगी में आगे कोई रिग्रेट ना रहे। स्मरण कुछ कहता कि तभी संकेत वहाँ आया। अदीमा ने उसकी तरफ देखा तो संकेत ने हल्के से कहा, अदीमा, सौभाग्य। अदीमा ने आंखें बंद कर ली। उसने स्मरण की तरफ देखा और कहा, कुछ देर वेट कर सकते हो, मुझे सौभाग्य को उसकी मम्मा के पास भेजना है। स्मरण ने हाँ में सिर हिला दिया। दोपहर में सौभाग्य का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अदीमा बिल्कुल शांत थी, मानो अब कुछ बाकी नहीं है दुख मनाने के लिए। सब चुप थे, सब जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। घर भी वहाँ पर आ गया। बहाल ग्रुप को सीज करने दिया गया था। आस्था हॉस्पिटल को अमीर पेशेंट और गरीब पेशेंट में भेदभाव करने के इल्जाम में कोर्ट में लपेट लिया गया था। अदीमा स्मरण के पास आई। उसने मुस्कुराकर अपने हाथ आगे कर दिए। स्मरण ने पीछे देखा तो सब उसके पीछे खड़े थे। ऋषि भी वहीं मौजूद था। स्मरण ने कहा, तुमने जानबूझकर आरव और कबीर के खिलाफ सबूत नहीं रखे। अदीमा ने कहा, मैं कभी कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए ये तय था कि किए की सजा मैं भुगतूंगी और आरव और कबीर अनाथ आश्रम को संभालेंगे। स्मरण ने उसे हथकड़ी लगाते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा हो। अदीमा ने उसकी तरफ देखा तो स्मरण ने कहा, वैसे भी तुम्हारे खिलाफ ज़्यादा सबूत नहीं है कि तुमने धनुष वगैरह को फंसाया है और पुलिस से सबूत छुपा कर रखे, सब जानते हुए भी तो तुम छूट जाओगी। अदीमा ने उसकी तरफ देखा तो स्मरण ने कहा, भले ही काल्पी मेरी बहन थी, लेकिन वो गलत थे। सही गलत की पहचान है मुझे। अदीमा मुस्कुरा दी। वो लोग आगे बढ़ गए। वो गाड़ी तक पहुंची थी कि संकेत आ गया सामने अचानक से। अदीमा ने उसकी तरफ देखा तो संकेत ने हाँफते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास पूरी लॉ फर्म है, मैं कोशिश करूंगा कि तुम जल्द से जल्द बाहर आओ। अदीमा ने मुस्कुरा कर कहा, डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी वापस। तब तक के लिए अनाथ आश्रम और इसी का ख्याल रखिएगा। लड़का अच्छा है और काम का भी है। संकेत ने कहा, जब आओगी तो डीएल में तुम्हारे लिए तो पोजीशन तुम चाहोगी वो तैयार रहेगी। अदीमा ने कहा, जो मुझे चाहिए। संकेत ने हाँ में सिर हिला दिया तो अदीमा ने कहा, तो चेयरमैन की पोजीशन खाली रखिएगा। संकेत ने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुरा दी। संकेत भी मुस्कुरा दिया। स्मरण ने कहा, चले। अदीमा ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर गाड़ी में बैठ गई। संकेत वहाँ खड़ा रहा और उसके पीछे बाकी लोग खड़े थे। पुलिस की गाड़ियां गेट से बाहर निकल गईं। अदीमा ने मुस्कुराकर गाड़ी की सीट से सिर टिकाया और आंखें बंद कर ली। उसने हल्के से कहा, आई वन माई फर्स्ट एंड लास्ट बेट। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।